Good morning, students. It's your Surbit Sites here, physics teacher at Science Era. और जिस तरह की बातें अब तक हुई है उनको देख करके आपको एक आइडिया हुआ होगा कि जिस मकसद से हमने साइंस को चुना है अपने पढ़ाई के लिए, उस मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें कौन कौन चीज़ों से रूबरू होना पड़ेगा, किस तरह की चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हमारे लक्ष्य को पहुंचने से पहले आत्मसात करनी होगी, जिनके साथ हमें जीने की आदत बनानी होगी, जो हमारे जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट बनेगी। उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, विद्युत विभव। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने से पहले जिन्होंने चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से, भले ही वो साइंस एरा का प्लेटफॉर्म हो या कि कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, जितना आपने पढ़ा है वो आपके निश्चित ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला होगा। क्योंकि जब आप ऑफलाइन क्लास में जाओगे तो उससे पहले आपने यदि ये तीसरे चैप्टर तक फिज़िक्स पढ़ लिया है या मैथ्स पढ़ लिया है या दूसरा कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तो आपको बिल्कुल मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। और साइंस एरा की टीम आपके साथ पूरी मेहनत से, पूरी लगन से और एक लक्ष्य को लेकर के, एक मकसद को लेकर के लगी हुई है। निश्चित ही ये एक साधारण कार्य नहीं है। क्लासेस रिकॉर्ड करना, उनको प्रोसेस करना और आप तक पहुंचाना, इसमें कितना मेहनत लगता है, कितना टाइम लगता है, वो जब आप इस प्रोसेस को स्वयं देखेंगे तब भी आपको पता चल पाएगा। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, चाहते हैं कि उस मेहनत से आप बेनिफिटेड हो। बहुत सारे लोग करीब जब से हमने कोर्स को स्टार्ट किया है तब से लेकर के हमारे साथ बने हुए हैं। आपका भविष्य स्वर्णिम भविष्य है। आप अपने कल को सुनहरे अक्षरों में लिख रहे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ जो चीज़ें घटित होने वाली है वो बेहद शानदार घटित होगी। आपका जीवन वाकई में रोमांचकारी होगा। क्योंकि यदि आपने फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को जीना सीख लिया है, उनके साथ आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, तो जीवन में अनेक तरह की आने वाली समस्याएं खुद ही स्वतः हो जाएगी। क्योंकि साइंस जो है वो आपके एटीट्यूड में ही परिवर्तन ला देती है। ये ऐसे विषय हैं जिनका नाम लेने मात्र से ही लोगों में एक प्राउड का फील आता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज वो लड़का या वो लड़की IAS बना है, SDM बना है। वो ऐसे ही जब कोई बाहर का आदमी आता है और वो फिजिक्स का नाम देता है, केमिस्ट्री का नाम देता है, मैथ्स का नाम देता है, कि मैं उस वक्त फिजिक्स पढ़ा करता था, उस ज़माने में मेरे पास मैथ्स था पढ़ने के लिए, तो वो ऐसे एक्सप्रेस करता है, ऐसे हमें बताने की कोशिश करता है कि उसने कितनी बड़ी चीज़ के साथ अपने आप को एसोसिएट किया था। चीज़ें निश्चित ही अलग तरह की चीज़ें हैं। मैं बार बार कहता भी आया हूँ, ये चीज़ें उन्हीं को कुछ निकाल करके देगी जो इनके साथ जिएगा, जो अपनी आदतों को इनके साथ बदलेगा। हम फील्ड में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ग्राउंड के हालात बेहद नाजुक है। बंद कमरों से यदि हम डिस्कशन करें कि भारत के ये हालात क्यों हैं, भारत के गाँव की गरीबी क्यों है, ज़्यादातर तबका जो है वो अच्छी आर्थिक हालात में क्यों नहीं है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह है अशिक्षा, एटीट्यूड, माहौल, असंवेदनशीलता।
स्वयं के कैरियर को लेकर के। 80% के लड़के जिनके घरों की माली हालात ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। और ये इस साल की, जब वो अपने पीक टाइम पे चल रहे हैं, जब वो 11th-12th में एनरोल्ड हैं, और तब यदि उनके ये हालात हैं, तो निश्चित ही ये 1 साल की बात नहीं है, ये 2 साल की बात नहीं है, ये 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी की बात है। मेरी बात पे गौर करना। यदि 11th और 12th में साइंस लेने के बावजूद आप सीरियस नहीं हैं, यदि आपको फिक्र नहीं है, अपने कैरियर को लेकर के आप सतर्क नहीं हैं, तो आप केवल 1 या 2 साल दांव पर नहीं लगा रहे हैं, आप अपनी इस पूरी पीढ़ी के साथ खेल रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के सपनों के साथ आप खेल रहे हैं। आप उन लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिनको आपसे उम्मीदें थी कि हमारी ये पीढ़ी हमारे हालातों को बदल देगी, लेकिन आपकी ये निष्क्रियता निश्चित ही भारी पड़ेगी। हमारे गांव की पढ़ाई के क्या हालात हैं, ये आपसे छिपे हुए नहीं हैं। हमारी किस तरह की आर्थिक स्थितियां हैं, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो जो पढ़ रहे हैं उनको भी इस पे विचार करना है कि हम हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण के बारे में भी सोचें। आज के समय में जानकारी का अभाव या पैसों की कमी कैरियर में रोड़ा नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि जानकारी स्वयं आपके दरवाजे तक आती है। पैसे आपसे मांगे नहीं जाते आपके कैरियर के लिए। यदि आप बहुत अच्छा करने के लिए तैयार हैं, यदि आप अपने सपनों के लिए जी जान से जुटने के लिए तैयार हैं, तो हर संस्था, हर अध्यापक आपके सपनों के लिए लड़ने को तैयार है। आप कोटा के बारे में या सीकर के अनुभवों से परिचित नहीं हैं। जो विद्यार्थी बेहद अच्छे हैं, जो अपनी पढ़ाई में बहुत शानदार होते हैं, उनके लिए कोटा या सीकर या जो बड़े शहर हैं, वो पैसे लगाने का साधन नहीं, पैसे कमाने का साधन है। कोटा में ऐसे बच्चे आते हैं जो अपनी पढ़ाई को इस तरह से करते हैं कि हर संस्थाएं उनको हर तरह के प्रलोभन देती है अपने एडवर्टाइजमेंट में उनको दिखाने के लिए, और वो बच्चे मोटा पैसा कमाते हैं। ये केवल 12th के लेवल के लिए नहीं है। जब आप दिल्ली जैसे शहर में जाते हैं, आप अच्छे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप अपने रैंक को बहुत शानदार लेके आते हैं, तो आपको लाखों से लेकर के करोड़ों तक प्राइज ऑफर होते हैं। लेकिन आप के लिए ज़रूरी है कि आप अपने सपनों के प्रति सतर्क हो। ये समय है, चला जाएगा, जैसे आपके सीनियर्स लोगों के लिए चला गया, और ये चला गया तो फिर लौट के नहीं आएगा। फिर आपके पास भ्रांति वाली चीज बच जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो अच्छा प्रश्न का उत्तर जो होगा कि सर मैं सीकर से कोचिंग कर रहा हूँ, सर मैं कुचामन से कोचिंग कर रहा हूँ, सर मैं कोटा से कोचिंग कर रहा हूँ। कोचिंग फॉर व्हाट? किसके लिए? जब भी हम किसी से कोचिंग का नाम सुनते हैं तो हम तो समझते हैं उन चीज़ों को कि वो अपनी विफलता की कहानी हमें बता रहा है। कोचिंग का दूसरा अर्थ है विफलता, कि आपने 11th और 12th में जो आप कर सकते थे वो आप नहीं कर पाए, उसकी आप भरपाई करना चाह रहे हैं। कोचिंग का मतलब है आपकी नाकामी। कोचिंग का मतलब है आपने अपने घर वालों के सपनों की बेहद ऊंची कीमत वसूलना चाह रहे हैं आप उनसे, और इसी का फायदा
कोचिंग संस्थान इंडस्ट्री के रूप में उभर के उठा रहे हैं। आप सब देख रहे हैं इन चीज़ों को। कौन लोग कोटा या सीकर पहुंचते होंगे? चुनिंदा संस्थानों के चुनिंदा लड़के। हमारे क्षेत्र की जो स्कूल्स हैं उनके टॉपर्स वहां पहुंचते हैं, जिनके 90% है, जिनके 85% है। और उन्हीं में से क्या सारे सिलेक्ट हो जाते हैं? कतई नहीं। अनुपात यदि देखोगे तो बहुत कम। 120 में से 2-3। तो आप देखिए, यदि आप यहां औसतन दर्जे हैं कहें तो आपके क्या हालात होने वाले हैं। तो यदि किसी के मन में ये ख्याल है कि मैं 12th के बाद कोचिंग करने वाला हूं, तो आप इसको किसी के साथ बताइए नहीं खुश होकर के। ये खुश होने वाली बात नहीं है। ये गहन चिंता का विषय है कि जो चीज़ें आपको 11th और 12th में सीखनी थी वो चीज़ें आपने नहीं सीखा, और वो नहीं सीखा है तो अब चांसेस बहुत कम है कि आप उन चीज़ों की भरपाई कर पाओगे, और वो भरपाई कभी नहीं होती। हम इसके गवाह हैं। यदि आप इंजीनियरिंग कर भी लोगे कोचिंग 1-2 साल करके, यदि आप मेडिकल में चले भी जाओगे, तो जिस मकसद से आप इंजीनियरिंग या मेडिकल में जा रहे हैं वो भूत आपका वहाँ फिर पीछा करेगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप 12th के बाद सिलेक्ट हुए हो फ्रेशर की तरह, या फिर आप टारगेट बेस से सिलेक्ट हुए हो। वो आपका विश्लेषण करेंगे जो आप के ज्ञान को मोनेटाइज करने वाले हैं। यदि आपको कोई नौकरी देने वाला है किसी बड़ी कंपनी में, यदि सिलेक्ट करेगा कोई, तो आपसे ये जरूर जानना चाहेगा कि 12th के साथ ही आप सिलेक्ट हुए थे किसी कॉलेज के लिए, या फिर 12th के बाद आपने ड्रॉप आउट किया है। और यदि उसने जान लिया कि आपने ड्रॉप आउट किया है, तो उसे आपके चरित्र चित्रण का पता चल जाएगा कि आपका शैक्षिक चरित्र चित्र कैसा रहा। उसे तुरंत पता चल जाएगा कि आप निश्चित ही अच्छे विद्यार्थियों की श्रेणी में नहीं थे, क्योंकि आज के समय में आप हालातों का हवाला नहीं दे सकते। हालात आपके कैरियर के बीच में नहीं आ सकते आज। तो इस पर गहन विचार करिए। ये वक्त चला न जाए। आपको जरूर लगता होगा कि टीचर्स लोग बार बार हमें बोल रहे हैं, टीचर्स लोग घर पे आ रहे हैं, बार बार हमें कॉल कर रहे हैं कि आप डिजिटल क्लास से जुड़ें या फिर आप ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ें। तो टीचर्स का बहुत बड़ा फायदा होगा इसमें। वो अपनी मार्केटिंग कर रहे होंगे। ये तो सच है ही। मार्केटिंग का तो जमाना है। मार्केटिंग नहीं करोगे तो आप इस कंपटीशन की दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। और यदि कोई अच्छा इंस्टीट्यूट सरवाइव नहीं करेगा तो उसका फायदा उन लोगों को भी नहीं मिलेगा जो उस फायदे को चाहते हैं, जो डिजर्व करते हैं। लेकिन आपका थॉट प्रोसेस दूसरे का फायदा होने की बजाय ये होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है या नहीं है। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, तो क्या आप ये सोचते हैं कि मैं ये चीज़ इतने पैसे में खरीद लूँगा तो इसमें इसका फ़ायदा है? वो तो सोचने वाली बात ही नहीं है। उसका तो फ़ायदा है ही है। उसका फ़ायदा है तभी तो वो चीज़ें बेच रहा है, वो सेल कर रहा है। लेकिन फिर भी आप खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? आप वो चीज़ खरीदते हैं, वो चुनिंदा चीज़ खरीदते हैं आप, जिससे आपकी आवश्यकताओं की पूरी होती है और आप थैंकफुल भी होते हैं। आपके मन में एक संतोष भी आता है, आप उसको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आप कृतज्ञ होते हैं कि हाँ मेरा काम बन गया, मेरी आवश्यकता पूरी हो गई, मैं जिस चीज़ की खोज कर रहा था वो चीज़ मुझे मिल गई। एक आत्मसंतुष्टि महसूस होती है। ये भी ऐसा ही है। आप अपनी आवश्यकताओं को पहचानिए। वो आवश्यकताएं हैं आपके सपने। और हम इस क्षेत्र की बात करें तो हमारे सपने हमारी हॉबी नहीं हो सकते। ये हमारा पैशन नहीं है। हमारे सपनों की बुनियाद है हमारी आवश्यकताएं, हमारे आर्थिक हालात,
हमारे परिवार ने जो जिल्लत सहन की है इस समाज में, हमारे समाज में हमारे परिवार ने जो कॉम्प्रोमाइज किया है हर चीज को लेकर के, क्या भारतीय ग्रामीण तबकों की हालात किसी से छुपी हुई है? आज भी ज्यादातर भारतीय ग्रामीण हिस्सा कुपोषण का शिकार है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, जिसे हम हेल्थी खाना बोलते हैं। सर्वांगीण विकास के लिए जो बेसिक फूड जरूरी है वो आज भी हमारे गांवों में उपलब्ध नहीं है। आप फलों की बात छोड़ दीजिए, कितने घरों में डेली फल आते होंगे, कितने घरों में कूलिंग की शानदार व्यवस्था होगी, कितने घरों में ऐसी फैसिलिटी होगी कि आपको पता ही नहीं चले कि बाहर गर्मी है कि बाहर सर्दी है। कितने घरों में ट्रांसपोर्ट के लिए खुद के पर्सनल व्हीकल्स होंगे, बताइए मुझे। कितने घरों में मनपसंद आप कपड़े पहन लेते होंगे, कितने घर ऐसे होंगे जो मनपसंद यात्राएं कर लेते होंगे। आपके मन में यदि आ गया कि मेरे को जर्मनी घूमना है, मेरे को रसिया घूमना है, क्या आप घूम सकते हैं? क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं फिर आप में यदि क्षमता है तो आप इसको करके दिखाइए। हम ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं जब हमारे चारों तरफ हम देखते हैं तो करप्शन की दुनिया है। लोगों के नाते रिश्ते पैसों पर आधारित हैं। यदि आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है तो आपका सोशल स्टेटस ठीक नहीं होगा। आर्थिक युग का जमाना है, यदि आपके पास अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपकी कोई खास रेपुटेशन नहीं है, आपका जीवन स्तर बहुत निम्न स्तर का है और इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। आप अपने माता पिता, दादा दादी, परिवार वालों से बातें करिए, पूछिए कि उन्होंने किस तरह की जिंदगी को जिया है, उन्होंने कितनी तरह की जिल्लतें महसूस की है, कितने तरह के उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किए हैं और वो आज भी कर रहे हैं। क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं बनती है कि आप उन हालातों को बदल दें? और यदि आपने उन हालातों को नहीं बदला तो आपकी एक पीढ़ी तक का जो इंतजार था वो खत्म हो जाएगा, उन सपनों की भ्रूण हत्या हो जाएगी। और यदि आप जो बदल सकते थे, उन्होंने अपने घरों की तस्वीर को बदलने से मना कर दिया, तो क्या आप अपनी आगे वाली पीढ़ी से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके लिए काम करेंगे? क्या आप उनको कॉन्फिडेंस दे पाएंगे कि वो आपके लिए वैसा करें? जीवन तो क्षणिक है, इससे कॉम्प्रोमाइज में क्यों गुजार रहे हो? क्यों कमजोर बन रहे हो? पावरफुल बनिए। पावर प्रिवेल, वीक पैरिश। कमजोर नष्ट हो जाता है, कमजोर खत्म हो जाता है, शक्तिशाली ही जीवित रहता है। जब इस दुनिया में आए हो तो इसके हर रंग को जिए, हर लम्हे को जिए, यात्राएं करिए, घूमिए, अपने ऐशो आराम पूरे करिए। मन में कोई कसक नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि ये इतना शानदार समय है आपके पास कि आपके सपनों के लिए काम करने के अलावा आपके कंधों पे कोई बोझ नहीं है, आपके सर पे किसी भी तरह का बोझ नहीं है। कुछ लोग, क्या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ आप देखिए, उनके अपने सपने जरूर है लेकिन वो पूरा नहीं कर सकते, हालात इतने बदतर हैं। 16-17 साल की लड़कियों को यदि देखें तो उनकी हाइट जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। उनके कंधे ऐसे झुके हुए आपको दिखेंगे जैसे 70 साल के झुके हुए हों। किसकी वजह से? काम की वजह से। मजदूर वर्ग की तरफ देखिए आप,
ईंटों को ढोने वाले मजदूरों की तरफ देखिए, कारखानों में काम करने वाले बच्चों की तरफ देखिए, आपके खेतों में काम करने वाले मजदूर जो आते हैं उनकी तरफ देखिए आप। क्या ये कोई जिंदगी है? आप जो सक्षम हैं, जो कर सकते हैं, उस जिंदगी को क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? इस पे सोचना है आपको। अरे आपसे तो पूरे राष्ट्र को उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगी तो बेहतर करेंगे ही करेंगे, अपने आसपास वाले लोगों को भी उठाएंगे, उनका भी उत्थान करेंगे, उनमें भी आपका योगदान होगा। मास अपलिफ्टमेंट आपका ड्यूटी है। इस राष्ट्र को भी देना है आपको, लेकिन इस राष्ट्र को आप कुछ तब दे पाओगे जब आप स्वयं को उस स्तर पर लेके आओगे जहां से मदद कर सको। आपके लिए एक महज मजाक हो सकता है, एक महज सामान्य प्रक्रम हो सकता है कि सर ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। आपके ये बहाने हो सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आता या चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन आप जरा सोचिए, इनको खुद करके देख लीजिए। हम लोगों ने मिलकर के इस पे कितना पैसा और कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। आपके साथ वो टीचर्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने इन हालातों को देखा है और वो इन हालातों से आपको ऊपर उठाना चाहते हैं। चुनौतियां बहुत सी है हमारे लिए भी, बाधाएं बहुत सी है हमारे लिए भी। सबसे बड़ी बाधा तो यही है कि ये विश्वास दिलाना कि कोई ऐसे महान उद्देश्य के लिए भी काम कर सकता है क्या। हमने प्राइवेट संस्थाओं में काम किया है, हमने उनकी कमियों को बारीकियों से देखा है और हम उन्हीं पे काम करने के लिए हैं। तो आप थोड़ा सा स्वार्थी बनिए, अपने सपनों के बारे में सजग होइए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ मत बढ़ाइए। इस राष्ट्र में वैसे ही बहुत सी भीड़ है, अपनी कीमत बढ़ाइए, हर दिन वैल्यू ऐड करिए, हर दिन होशियार बनिए, कमज़ोर नहीं, हर दिन शक्तिशाली बनिए। शक्ति की जय जयकार होती है, किसी पे बोझ मत बनिए। अपने आप का कद इतना ऊंचा करिए कि आपका कोई अपमान नहीं, आपका कोई सम्मान करे। आपके सम्मान की वजह से आपके घर वालों का सम्मान हो, आपके समाज का सम्मान हो, आपके गांव का सम्मान हो, आपके राष्ट्र का सम्मान हो। बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं वीरता के, महान कार्यों के। साधारण लोगों ने असाधारण कार्य कर दिखा दिए। उनकी स्तुति करिए, उनके नक्शे कदमों पे चलिए। आप महान काम कर सकते हैं, ये विश्वास रख लिए अपने अंदर। विज्ञान जैसे विषय को आपने चुना है तो कैरियर बनाए बगैर दम मत लीजिए। जब आपका कैरियर बनेगा तब आपको जिस सुख की अनुभूति होगी वो अनूठा होगा, बेमिसाल होगा वो। लेकिन वो सुख कायरों के लिए नहीं है। उसके लिए आपको अपने नींदों को त्यागने की जरूरत नहीं है, आपको खाना छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको अपनी फैसिलिटी सुविधा छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ सपनों के प्रति सतर्क होने की, और जो विषय आपने लिया है, जो जिम्मा आपने उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए काम करने की। अरे आज तो इतनी सुविधाएं हैं, किसी भी टीचर के पैरों में जाकर के पड़ जाइए कि मुझे नहीं पता है सर, मेरा कैरियर आपके हाथ में है, कैसे बनाओगे मैं नहीं जानता। देखिए जरा कोई टीचर आपको मना कर दे तो। पुरुषार्थ जब करोगे तो टीचर स्वयं चाहेगा कि इसके लिए, इसके सपनों के लिए कोई ना कोई रास्ता खोजा जाए। ये बात आपको एक बेहद मामूली सी बात लगती है, लेकिन जरा सोचिए,
आज हमारा यदि पढ़ने का मन करे तो क्या हम पढ़ सकते हैं? नहीं, हमारे पास 100% समय पढ़ने के लिए नहीं है। लेकिन हमारे मन के अंदर आज भी दिली ख्वाहिश है कि हम भरसक मेहनत करें, भरसक पढ़ाई करें। लेकिन आज हमारे और हालातों में फ़र्क है, हमारे और आपके हालातों में। आपके लिए हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई है, बड़ी मौज से आप कर सकते हैं। हमें उसके लिए भी वक्त निकालना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है वर्क लाइफ को। उस वर्क लाइफ में से स्टडी लाइफ के लिए मेहनत करने का मज़ा ही कुछ और है। आज आप मेहनत से भाग रहे हो, एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको खुद ऐसा लगेगा, आप खुद से बातें करके ऐसे कहेंगे कि अब थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ी पढ़ाई करते हैं। लेकिन तब तक टाइम बीत जाएगा। जो चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती थी वो अभी उतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। शांत हो जाइए, थोड़े से अपने सपनों पे गौर फरमाइए, अपने परिवार वालों पे थोड़ा रहम दिखाइए। हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं। आप किसी भी संस्था से जुड़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, अपने सपनों के प्रति सजग होकर के अपने कैरियर को प्राथमिकता दो। पहले स्थान पर कैरियर फर्स्ट होना चाहिए। यदि हम सिर्फ इतना ही आपके दिमाग में बैठा पाए कि कैरियर फर्स्ट, तो आप हमारे पास आओ या नहीं आओ, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। यदि हम सिर्फ आपको यही बता पाए कि आपकी ये उम्र अभी आपके कैरियर के लिए जीने की है, तो भी हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। कैरियर फर्स्ट, कैरियर इज प्राइमरी, ऑल अदर थिंग्स आर सेकेंडरी। कैरियर बन गया तो सब बन जाएगा, और कैरियर नहीं बना तो कुछ भी नहीं बनेगा। बिखर जाओगे आप, बिखरिए मत। 17-18 साल से आपके लिए सपने सजोए गए हैं, उन सपनों को एक झटके में मत तोड़िए। फिर आपके बहाने कोई नहीं सुनेगा कि सर हमारे पास जानकारी की अभाव था, हमारे आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, हमारे क्षेत्र में माहौल नहीं था, हमें स्कूल्स नहीं मिल सके, टीचर्स नहीं मिल सके, गाइडेंस नहीं था। और मान लो आपके उन बहानों को किसी ने स्वीकार भी कर लिया तो क्या हो जाएगा? क्या आपके हालात बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। प्रेरणा स्रोत बनिए आने वाली पीढ़ी के लिए। ऐसा व्यक्तित्व निखारिए अपना कि जब आपके साथ कोई हो तो वो खुद कॉन्फिडेंट हो कि मैं एक महान शख्सियत के साथ हूँ। एक छवि होनी चाहिए आपकी, एक अलग छाप होनी चाहिए, जिससे लोगों को ऊर्जा मिले, जिसको देख करके लोग आशान्वित हो, निराश नहीं हो। तो इन बातों के साथ हम इस चैप्टर का जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर गौर फरमाते हैं। क्या हिस्सा बचा है? निकायों की स्थितिज ऊर्जा। कौन से निकायों की? किन निकायों की बात कर रहे हैं हम? आवेशों की। तो हमारा हेडिंग है आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा। फिजिक्स की एक अपनी खूबसूरती है। ये जिनके लिए कठिन है उनके लिए बेहद कठिन है, और जिनके लिए ये आसान है उनके लिए बेहद आसान है। अब आपको कौन सी कैटेगरी में लेना है वो आप पर डिपेंड करता है। आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम, चार्ज सिस्टम। विधिवत तरीके से यदि आप किसी भी विषय को पढ़ें तो उस विषय के ज्ञाता होने से, उस विषय को मास्टर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है?
तीन शब्दों का खेल, क्षेत्र विरुद्ध कार्य। तो पोटेंशियल एनर्जी PE, जिसको हम U से डिनोट कर रहे हैं, इज नथिंग बट वर्क अगेंस्ट फील्ड, WAF, वर्क अगेंस्ट फील्ड। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया इसका, GD ग्रुप डिस्कशन वाला GD नहीं, जनरल डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है इसका? टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि अनंत से किसी वस्तु को स्थिति विशेष R तक बाहरी विद्युत क्षेत्र में लाने पर क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य। इस वजह से इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है U का, कि इनफाइनाइट से अनंत से कहां तक ला रहे हैं, स्थिति विशेष R तक। अनंत से R तक लाने में क्या किया गया? कार्य। कार्य यानी बल इंटू क्षेत्रफल, सॉरी बल इंटू क्षेत्रफल क्या, बल इंटू विस्थापन F डॉट dr। और क्षेत्र ये तो कार्य है, और क्षेत्र विरुद्ध कार्य, उस विरुद्ध की वजह से क्या है? नेगेटिव है। तो ये U का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला किस रूप में है? निश्चित समाकलन के रूप में, क्योंकि सीमा लगी हुई है, निश्चित समाकलन के रूप में। और अनिश्चित समाकलन के रूप में होगा तो सीमा नहीं लगी होगी। U बराबर क्या होगा? माइनस F डॉट dr। ये फॉर्मूला किस रूप में है? निश्चित समाकलन के रूप, अनिश्चित समाकलन के रूप में, यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर्म। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप पहले से ही परिचित हैं। स्थितिज ऊर्जा का एक स्पेशल केस होता है जिसे हम विभव बोलते हैं, यानी विभव भी क्या है? स्थितिज ऊर्जा ही है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा का क्या है? एक स्पेशल केस। विभव इज स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा कौन सा विभव है, सॉरी विभव कौन सा स्थितिज ऊर्जा है? जब अनंत से लाया गया आवेश इकाई आवेश हो। इकाई आवेश को जब हम अनंत से लेकर के आते हैं तो क्षेत्र के विरुद्ध हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसे फिर स्थितिज ऊर्जा तो बोल ही सकते हैं, लेकिन नया नाम से संबोधित करते हैं। वो क्या है? विभव। यानी विभव के बारे में भी आपने देख लिया था कि विभव जो जिसको हम V से डिनोट करते हैं वो क्या होता है? U डिवाइडेड बाई आवेश Q। Q से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि आप आवेश Q को अनंत से स्थिति विशेष R तक लेके आ रहे हो तो आपको कितना कार्य करना पड़ रहा है? U। मैं कहूँ नहीं, विभव वो नहीं है जो आप आवेश Q को स्थिति विशेष R तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, बल्कि विभव तो वो है जब आप Q की बजाय 1 को लेके आते तो आप कहोगे कोई बात नहीं सर, 1 को ले आएंगे हम, ऐसा ही मान लो, उस Q से हम इस कार्य को डिवाइड कर देते हैं। ये ठीक ऐसा ही फॉर्मूला है ना, इसी तरह का E और F का जैसे फॉर्मूला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल में जो रिलेशन था। लेकिन बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशियां हैं, विभव और स्थितिज ऊर्जा अदिश राशियां हैं, क्योंकि कार्य है और कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणा है। देखिए, जब आवेश अभिविन्यास, आवेश अभिविन्यास में परिवर्तन होता है या किया जाता है, करने पर ही होगा अपने आप हो तो ठीक है। जब आवेश
अभिविन्यास में, किस अभिविन्यास में? आवेश अभिविन्यास जाता है या होता है, परिवर्तन किया जाता है या होता है, तो विद्युत बलों द्वारा कार्य किया जाता है। विद्युत बलों द्वारा कार्य किया जाता है या फिर विद्युत बलों पे कार्य होता है। इस प्रकार आवेश अभिविन्यास में, इस प्रकार के आवेश अभिविन्यास के परिवर्तन में विद्युत बलों द्वारा, जो परस्पर आवेशों के मध्य लग रहा होता है, परिवर्तन में विद्युत बलों द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान को, किए गए कार्य के ऋणात्मक मान को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कहा जाता है। ये समझने वाली बात है, ये गोल्डन लाइन है। देखो इस बात का अर्थ क्या है। मान लो मेरे पास एक आवेश अभिविन्यास है, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है। आवेश अभिविन्यास का मतलब क्या है? आवेश अभिविन्यास का मतलब है आवेश व्यवस्था, विभिन्न आवेशों की कोई व्यवस्था। यानी मान लो मेरे पास एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है मेरे पास Q2, तीसरा आवेश है मेरे पास Q3, ऐसे ही बहुत सारे आवेश हो सकते हैं Q4। इनकी एक व्यवस्था है, एक सुपरिभाषित व्यवस्था है। कैसे? Q2 Q4 से किसी निश्चित दूरी पे है, ऐसे ही Q4 के नज़दीक कोई Q3 है और Q3 के नज़दीक Q1 है। यानी यदि हम किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष इस आवेश निकाय की बात करें, इन आवेशों के तंत्र की बात करें, चार्ज के सिस्टम की बात करें, तो इनकी एक निश्चित व्यवस्था है। इसको मैंने व्यवस्था 1 कहा। ये क्या है? आवेशों की व्यवस्था है। मान लीजिए ये प्रथम व्यवस्था है या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, इनिशियल व्यवस्था है, ये प्रारंभिक व्यवस्था है। इस वक्त जब ये आवेश इस व्यवस्था में पड़े हुए हैं तो एक दूसरे के मध्य अनोन्य क्रिया हो रही है। एक दूसरे के मध्य क्या हो रही है? अनोन्य क्रिया, इंटरेक्शन हो रहा है। यानी ये आवेश एक दूसरे पर परस्पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। प्रत्येक आवेश अन्य आवेश के साथ विद्युत बल के माध्यम से पारस्परिक अनोन्य क्रिया में है। पारस्परिक म्यूचुअल इंटरेक्शन, पारस्परिक ठीक नहीं है, अनोन्य क्रिया में है। म्यूचुअल इंटरेक्शन है इनके बीच में, और उस म्यूचुअल इंटरेक्शन का, पारस्परिक अनोन्य क्रिया का आधार कौन है? विद्युत बल है। और भी अनोन्य क्रिया हो रही है क्या इनके बीच में? हाँ, और भी हो रही है। इन सब के पास द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के कारण भी ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, वो गुरुत्वीय आकर्षण बल की वजह से अनोन्य क्रिया हो रही है, तो उसको मैं गुरुत्वीय अनोन्य क्रिया बोल सकता हूँ। लेकिन हमने स्टार्टिंग में देख लिया है कि जब हम विद्युत बलों को पढ़ रहे हैं तो गुरुत्वीय अनोन्य क्रिया के बारे में बात करना ठीक नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, रिलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय बल की अनोन्य क्रिया विद्युत बल की अनोन्य क्रिया के बजाय बहुत कमजोर होती है, बहुत क्षीण होती है। तो आपको ये बात बेहद ही सरलता से समझ में आना चाहिए कि हमारे पास एक जब निश्चित व्यवस्था है, यानी बहुत सारे आवेशों का जब एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है,
तो इस व्यवस्था में प्रत्येक आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहा है। टोटल कितने बल लग रहे हैं वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 4 आवेश हैं तो बलों का संख्या कितना होगा, 4 × 4 - 1/2 यानी 4 3 12 2 6। टोटल कितने इंटरेक्शन हो रहे हैं, 6 इंटरेक्शन हो रहे हैं। आप देख भी सकते हैं ये पहला इन तीनों के साथ कर रहा है तो 3 इंटरेक्शन हो गए, फिर ये दूसरा इन 2 के साथ कर रहा है, इसके साथ कर रहा है वो तो काउंट ही कर लिया हमने, तो 3 और 2 5, फिर ये इसके साथ कर रहा है 1 6। टोटल कितने इंटरेक्शन हो गए, 6 इंटरेक्शन। ये प्रोबेबिलिटी की समस्या है। क्रमचय और संचय प्रायिकता में जब आप पढ़ते हो तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देते हो। तो ऐसे ही n आवेश होंगे तो n आवेश निकाय में कुल कितनी अन्योन्य क्रिया हो जाएगी, n × n - 1/2। जैसे हैंड शेक वाली समस्या होती है कि मान लो 20 आदमी है, वो परस्पर हाथ मिलाएंगे तो बताओ टोटल कितने हाथ मिले। तो ये व्यवस्था 4 आवेश का मैंने उदाहरण लिया। आपके दिमाग में ये होना चाहिए इस व्यवस्था को देखते ही कि ये चारों आवेश एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया में है, यानी एक दूसरे पर विद्युत बल का आरोपण कर रहे हैं। और एक दूसरे पर जब विद्युत बल का आरोपण कर रहे हैं, इसके बावजूद यदि इन आवेशों की ये व्यवस्था बनी हुई है, यदि ये स्थिति मेंटेन है, स्थिति क्या है, मेंटेन है, इसका मतलब इस सिस्टम के पास इस तंत्र के पास स्थितिज ऊर्जा है। इस सिस्टम के पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। यानी ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, इसके पर्दे के पीछे कोई और भी काम कर रहा है, अदरवाइज वे व्यवस्था अपने आप तो नहीं हो सकती। मैंने बोल दिया कि ये धनावेश, ये धनावेश, ये धनावेश और ये धनावेश, चारों धनावेश इस स्थिति में बने हुए हैं, इस व्यवस्था पे बने हुए हैं, तो ये व्यवस्था अपने आप बने रह सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, और बल लगा रहे हैं तो ये त्वरित होंगे, और त्वरित होंगे तो इसकी व्यवस्था में परिवर्तन होगा। और व्यवस्था में यदि परिवर्तन होगा, एक सेकेंड, हाँ सर, हाँ क्या कह रहे आप? ठीक है सर, मेरा वो लेक्चर रिकॉर्ड रह रखे थे 2, तो वो मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक, तो इसके पर्दे के पीछे कोई और है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी है, कोई बाहरी कारक है जो इस व्यवस्था को बनाए रख रहा है। हमें ये पता है, मैं ये जानता हूं, मेरी ये समझ कह रही है कि यह व्यवस्था अपने आप नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि Q1 आवेश इनके विद्युत क्षेत्र में है, Q3 आवेश इन तीनों के विद्युत क्षेत्र में है, Q4 आवेश इन तीनों के विद्युत क्षेत्र में है। और जब भी कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में होता है तो वो बल का अनुभव करता है। हमने बहुत अच्छे से सीखा है, Q × E बल अनुभव करता है। और बल अनुभव करेगा कोई वस्तु तो फिर उसके पास त्वरण होगा, वो त्वरित होगा, उसके वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा तो उसकी स्थिति यथावत नहीं रहेगी। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि ये व्यवस्था बनी हुई है, इसका मतलब आपको साथ में ये समझना है कि इस स्टोरी के पीछे, पर्दे के पीछे कोई और एक्टर है, और वो क्या कर रहा है, इस स्थिति को बनाए रख पा रहा है। और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, इन विद्युत बलों के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। और जितना इस व्यवस्था को बनाए रखने में एफर्ट लगाया जा रहा है, जितना कार्य हो रहा है, उस कार्य को हम इस सिस्टम की क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। स्थितिज ऊर्जा संरक्षित क्षेत्रों के लिए परिभाषित होती है, और इस अभिविन्यास के लिए स्थितिज ऊर्जा ये परिभाषित है। ये आवेश एक दूसरे के विद्युत बल क्षेत्र में होने के कारण से और विद्युत बल के संरक्षित होने के कारण से इस अभिविन्यास के लिए कोई ना कोई स्थितिज ऊर्जा का मान जरूर होगा। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाहरी कारक के द्वारा, बाहरी परिवेश के द्वारा कितना ने कितना, कुछ ना कुछ लगातार कार्य किया जा रहा होगा। वो कार्य इस सिस्टम की क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। क्या लिखा मैंने, स्थिति मेंटेन है, इसका मतलब इस सिस्टम के पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। मेरी स्थिति इस थ्रोट कट कंपटीशन में, इस फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम
इस आर्थिक संकट में यदि बनी हुई है, यदि मैं जिंदा हूं, सर्वाइव कर रहा हूं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ये जो क्राइसिस का टाइम है, क्राइसिस का जो फील्ड है, इसके अगेंस्ट वर्क करने में अभी सक्षम हूं। यानी मेरे पास अभी एनर्जी सप्लाई हो रहा है कहीं ना कहीं से, वो एनर्जी मनी के रूप में हो सकता है, और यदि वो सप्लाई टूट गया तो मेरी व्यवस्था बनी रह पाएगी क्या? तुरंत व्यवस्था में क्या हो जाएगा? बिखराव हो जाएगा। यानी यदि ये व्यवस्था बनी हुई है, इसका मतलब इसको जितनी इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, वो ऊर्जा इस सिस्टम के पास मौजूद है, और उस ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इस कहानी से यदि आप ये चीज सीख पाए तो आपके बेड़े पार हैं इस टॉपिक के लिए। कौन सी चीज? प्रत्येक आवेश निकाय व्यवस्था, प्रत्येक आवेश निकाय व्यवस्था के लिए एक निश्चित स्थितिज ऊर्जा परिभाषित होती है। स्थितिज ऊर्जा परिभाषित होती है। जब जब आवेश की कोई ना कोई व्यवस्था होगी तो उस आवेश की व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक पहलू होगा, उस आवेश की व्यवस्था से जुड़ी हुई एक ऊर्जा होगी, जिसको हम उस आवेश की क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। मेरे को यदि ये आवेश व्यवस्था दिखा दी जाए तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आने के अलावा साथ ही साथ ये भी आएगा कि इस तंत्र को बनाए रखने के लिए कोई काम कर रहा है, और वो काम क्या है? इसके पास स्थितिज ऊर्जा है, वो काम इनके लिए कर्जा है वास्तव में। यानी इस सिस्टम को देख करके मैं एक बात हर बार बिना एफर्ट लगाए मेरे दिमाग में रहेगा कि इस व्यवस्था से जुड़ी हुई कोई स्थितिज ऊर्जा है, यानी इस व्यवस्था की स्थितिज ऊर्जा है। प्रत्येक आवेश व्यवस्था की एक स्थितिज ऊर्जा होती है। मेरे को यदि ये दिखा दिया कि देखिए सर, हमारे पास 3 आवेश हैं इस व्यवस्था में, मैं कहूँगा इस आवेश व्यवस्था की कोई ना कोई स्थितिज ऊर्जा जरूर होगी, तो उत्तर होगा बिल्कुल होगी सर। क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? वो एक अलग उत्तर है। कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो अलग प्रश्न है। समझने वाली बात इतनी तो जरूर है कि इस आवेश व्यवस्था से जुड़ी हुई कोई ना कोई स्थितिज ऊर्जा है, यानी इन 3 आवेशों की क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ऐसे ही मेरे को मान लो कोई दिखाए कि सर ये 2 आवेश हैं, Q1 और Q2, तो मैं कहूँगा इस व्यवस्था की भी क्या है? स्थितिज ऊर्जा। कितनी है वो तो कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कैलकुलेट कर लेंगे वो एक अलग प्रश्न है, और वो प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा। प्रश्न हमारे पास है तो उत्तर भी हमारे पास हो जाएंगे। ऐसे ही मेरे पास ये हो कि सर ये आवेश Q1 है, इसकी कोई स्थितिज ऊर्जा है, मैं कहूँगा जी नहीं, एक आवेश की कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं है, क्योंकि ये अकेला ही आवेश है, ये आवेश अकेला ही है, इसके नजदीक कोई दूसरा आवेश नहीं है, तो ये किसी दूसरे आवेश की अनुपस्थिति में होने के कारण इस पर कोई बाहरी विद्युत बल नहीं है, क्योंकि कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, और बाहरी विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इसकी स्थिति जहां है वहीं पड़ा है, अपने आप ही बनी हुई है। इसकी स्थिति तो तब डिस्टर्ब होगी जब इस पर कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र आएगा, बाहरी विद्युत क्षेत्र लगेगा, और बाहरी विद्युत क्षेत्र तो तब लगता है जब इसके नजदीक कोई आवेश हो। और मैं कहूँ कि मेरे सिस्टम में सिर्फ एक ही आवेश है, तो फिर उसकी स्थिति तो अपने आप बनी हुई है, तो उस सिस्टम के लिए कोई स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं होगा। यानी एकल आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं होती। ये बात आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या कहा? प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान कुछ ना कुछ जरूर होता है। क्यों होता है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और जितना कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही वास्तव में उस व्यवस्था की क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? अब हमारा अगला रोड मैप क्या होगा वो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया हमें कि हर आवेश व्यवस्था की क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी?